हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एज यू नो, हम लोग डेली करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके तहत हम आज बात करेंगे 6, 7 एंड 8 अगस्त की। जिसके तहत जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके लिए मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आएंगे मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पता चल सके जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की, आरबीआई असिस्टेंट की और भी जो जैसे सेबी हो गया, वहां सब में जो न्यूज आती है वो आरबीआई से रिलेटेड बहुत ज्यादा आती है। तो आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1935 में हुई थी। दूसरी चीज, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? दैट इज 1 जनवरी 1949। ये दो डेट तो आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। दूसरी चीज आती है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एमपीसी। ये जो एमपीसी है ये पर्टिकुलरली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्या करती है? ये फिक्स करती है इंटरेस्ट रेट। ओके। और ये जो एमपीसी है ये साल में 4 बार मीटिंग करती है। अब आप ये मान लीजिए कि ये हर क्वार्टर में एक बार मीटिंग करेगी। अब ये जो एमपीसी है इस बार मिली है अगस्त 5 को। समझ लीजिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट को क्या करती है यहाँ पे डिसाइड करती है, तो वहां पे रेपो रेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एसडीआर हो गया, एसडीएफ हो गया, एमएसएफ हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखना कि इस बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो कमेटी है इन्होंने रेपो रेट को 50 बीपीएस, ठीक है, 50 बेस पॉइंट से बढ़ा दिया और इसे कितना कर दिया? 5.40 कर दिया। यानी कि इससे पहले जो हमारा रेपो रेट था वो कितना था? दैट इज 4.90। क्योंकि 50 बीपीएस से बढ़ाया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.90 हो जाएगा। और ये जो 4.90 था ये कब करा था इन्होंने? ये करा था यहाँ पे 8 जून में। अभी 8 जून में इन्होंने 4.90 करा था। इससे पहले भी इसमें पॉइंट 50 का क्या हुआ था? बीपीएस का भी इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ था। इससे पहले ये 4.40 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। एग्जाम्स में कई बार पिछले बार का भी पूछा जाता है कि पिछले बार से लेकर इस बार कितना हुआ है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये जो एसडीएफ है इसमें क्या होता है, जो आरबीआई है, ये जो एसडीएफ है इसमें जो आरबीआई है, जो ये जो क्या करता है, जो कैश है यहाँ पे एक्सेस कैश है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है बाय सकिंग द लिक्विडिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है। और ये जो एसडीएफ है, अब यहाँ पे इस एसडीएफ के द्वारा जो बैंक होते हैं ये जो अपना पैसा होते हैं, जो अपने डिपॉजिट होते हैं, ये एक बहुत छोटे टाइम के लिए, आप ये मान लीजिए ओवरनाइट बेसिस पर ये जो अपना पैसा है कहाँ पे पार्क करते हैं? आरबीआई में पार्क करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो इसका रेट इंटरेस्ट बताया है दैट इज 5.15, यानी कि जो एसडीएफ होगा आपका दैट इज 5.15। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में आता है कि अभी करंटली एसडीएफ क्या चल रहा है, तो दैट इज 5.15। अब मैं यहाँ पे आपको जो रेपो रेट है, इस रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज रेट। इस रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जहां पे आरबीआई लैंड करती है मनी टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैसे की किसी भी काम से रिलेटेड, और उनपे पैसा कम हो जाता है तो आरबीआई यहाँ पे उनकी हेल्प करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक विंडो खोलता है आरबीआई, जिसके तहत जो बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो बोरो करते हैं आरबीआई से। अगर उनको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, इमरजेंसी बेसिस पे, इमरजेंसी सिचुएशंस पे, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मनी को बोरो करते हैं आरबीआई बैंक्स, आरबीआई से पर्टिकुलरली, क्योंकि वो एक विंडो खोलती है। और यहाँ पे वो प्लेज करते हैं कि हम ये सिक्योरिटीज जो है गवर्नमेंट की उसको हम लोग बाय करेंगे। और इसके जो रेट्स होते हैं बहुत ज्यादा हायर होते हैं। आप ये देख रहे हो 5.65% है। तो रेपो रेट से इसके जो रेट्स होते हैं काफी हाई होते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी बेसिस पे लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का जो प्रोजेक्शन है वो रिटेन रहा है 6.7% में 2022-23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब यहाँ पे रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे 2022-23 के लिए रिटेन करी गई है 7.2%। तो यहाँ पे आपको मैंने एमपीसी के बारे में भी बताया। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई के ही होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है।
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो चेयरमैन होते हैं पर्टिकुलरली वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो इस कमेटी का भी चेयरमैन होगा। तो शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई है, ये अभी रिसेंटली क्या है, द चेयरमैन ऑफ एमपीसी। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज जो कि मैंने आप लोग को बताई। दूसरी चीज है यहाँ पे, स्कीम्स कौन कौन सी न्यूज में रही। तो सबसे पहले जो स्किल न्यूज आती है दैट इज स्किल इंडिया। तो ये जो स्किल इंडिया है ना, ये स्किल इंडिया किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देंगे कि इसके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान देंगे। स्किल इंडिया को लॉन्च कब किया गया था, तो दैट इज 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि 15 जुलाई 2015 को किसने किया था, पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। अब इस स्किल इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 2022 तक क्या करेंगे, 30 करोड़ यानी कि 30 करोड़ स्किल्स क्या करेंगे, स्किल जो वर्कर होते हैं हम उनको जनरेट करेंगे, यानी कि हम उनको स्किल्स सिखाएंगे ताकि इन फ्यूचर हमारे पास जो ये होते हैं पर्टिकुलरली स्किल पर्सन, इसकी कमी ना हो। जितने हमारे पास स्किलफुल पीपल्स रहेंगे, जिसको जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्किल से रिलेटेड चीजें आती हैं, प्लम्बर है, मैकेनिक है, तो ये सब चीजों की अगर कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसी के लिए ही स्किल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया है जिसमें ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे 75,000 लोगों को जो कि एज ग्रुप के होंगे 18 to 45, और इनकी स्किल्स को अब स्किल करा जाएगा, यानी कि स्किल को डेवलप करा जाएगा। किसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, दैट इज न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एनडीएमसी। और ये जो एनएसडीसी है, ये एनएसडीसी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है, ये एग्जाम में आता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर स्किल इंडिया, दैट इज एनएसडीसी। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है यहाँ पे स्कीम कौन सी न्यूज में है, पीएमजीकेएवाई, तो यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी, कोविड के टाइम पे 2020 में। ये किसके अंतर्गत आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी आपने यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, लॉन्च हुई थी 2020 में, ताकि जो भी नुकसान हुआ है इसका पुअर पीपल्स का इन कोविड 19, ये उसकी भरपाई कर सके, उसको रिटेन कर सके। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस पीएम जी के ए वाई के अंतर्गत क्या होता है, इस पीएम जी के ए वाई के अंतर्गत ये होता है कि जो आपको वैसे तो सब्सिडी मिलती है, पुअर्स को क्या मिलता है सब्सिडी के लिए, क्या मिलता है, एक तरीके से फूड ग्रेन्स मिलते हैं जैसे कि वीट और राइस हो गया, तो उसके तहत यहाँ पे क्या दिया जाएगा, 5 kg का और एक्स्ट्रा मुफ्त राशन उसको दिया जाएगा, या तो वो वीट होगा या तो वो राइस होगा, यानी कि ये फ्री मिलेगा इसके अंतर्गत। तो पीएम जी के ए वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो इस चीज को पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट कराता है, या फिर आप ये बोल दीजिए कि जो फूड ग्रेन्स है, जो ये फूड ग्रेन्स बांटे जा रहे हैं ना, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अब ये बात कर लेते हैं पीएम जी के ए वाई में क्या हुआ था। तो यहाँ पे एक डाटा प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, जिसके मैंने आप अभी बात करी थी, पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हैं। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य प्रसारण मंत्रालय, इन्होंने क्या करा, 31 जुलाई 2022 तक टोटल 824 लाख मैट्रिक टन का फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अंडर पीएमजी के ए वाई। तो ये आपके लिए यहाँ पे जो भी नबार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी, अब कुछ कंपनीज हैं जो कि न्यूज में है। अब यहाँ पे कंपनीज के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, अमेजन। अमेजन के यहाँ पे फाउंडर कौन थे, अमेजन एक बहुत बड़ी क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजन पर्टिकुलरली जेफ बेजोस। अमेजन की यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, एक स्पेस कंपनी भी मिल जाएगी। जैसे कि स्पेस कंपनी कौन सी है इनकी, दैट इज आपने यहाँ पे बोलना है ब्लू होराइजन, दैट इज द, यहाँ पे इनकी क्या मिल जाएगी, एक स्पेस एजेंसी मिल जाएगी। और आपने मुझे कमेंट में टेस्ला की स्पेस एजेंसी के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे Amazon.com ने क्या करा है, इन्होंने एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर कंपनी है जो एक क्या बनाती है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर बनाती है, दैट इज आई रोबोट कॉर्प। इसको कैश डील में जो कि 1.7 बिलियन डॉलर था इसमें खरीद लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान देना कि ये कंपनी है जो कि ऑनलाइन, जो कि एक तरीके से क्या करती है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर बनाती है, रोबोटिक
जैसे कि आप मान लीजिए कोई मॉप करने वाली चीज है, कोई पर्टिकुलरली रोबोट ऐसा है जो घर की साफ सफाई कर दे, वैक्यूम क्लीनिंग कर दे, दैट इज रिलेटेड टू रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो इसकी कंपनी कौन सी है? आई रोबोट कॉर्प। इसको अमेजन ने पूरा कैश डील के अंतर्गत खरीद लिया है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए आप, पोर्टल इनिशिएटिव इन न्यूज। कोई भी पोर्टल है, कोई भी इनिशिएटिव है, वो न्यूज में क्यों है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को हमने क्या करा है, लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? दैट इज राशन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दैट इज राशन कार्ड। और राशन कार्ड कंप्लीटली किस पे रिलाय करता है? NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि आया था 2013 में। नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NFSA 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड, आपको पता है राशन कार्ड आज की डेट में जो भी पहले से पड़े हुए थे उन सभी को सरकार ने वापस ले लिया है। अब आज की डेट में राशन कार्ड कैसे बनेगा? एक एटीएम चिप की तरह, जो एटीएम कार्ड होता है वैसा एटीएम कार्ड की तरह आपको राशन कार्ड देखते हुए आप देखने वाले कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी 11 स्टेट में शुरू करी है। 11 स्टेट में शुरू करी है, इसीलिए मैंने इसको लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सारे स्टेट्स में नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो होमलेस पीपल्स हैं, अब यूटीज भी है इसमें, ठीक है, होमलेस पीपल्स हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो इधर से उधर काम करते हैं, और जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने पहले से राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। पहले क्या होता था कि जो ये राशन कार्ड है हर कोई अप्लाई कर देता था, मतलब उसकी जो सैलरी होती है वो कम से कम अगर 5 लाख भी हुई, अगर वो जो पर्टिकुलरली फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी वो क्या कर देते थे, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 11 स्टेट्स और यूटीज को मिलाकर इन्होंने क्या करा है कि एक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जिसके तहत आप इसमें क्या कर पाओगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे और यहाँ से आपका राशन कार्ड बन सकता है। ये वो स्टेट्स कौन कौन से हैं देखिए, आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब एंड उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तराखंड भी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसमें से ज्यादातर स्टेट कौन से देख रहे हो, या तो वो हिमालयन स्टेट है या तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। देखिए आप इस चीज का ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, एक इनिशिएटिव है, दैट इज इंडिया की उड़ान। ये जो इंडिया की उड़ान है ना, यहाँ पे इंडिया की उड़ान को गूगल की हेल्प से लॉन्च करा जा रहा है। लॉन्च का मतलब ये एक इनिशिएटिव है, ये एक प्रोग्राम है। आपने सुना होगा अभी 2 अगस्त को हर घर तिरंगा, क्या था पर्टिकुलरली, एक इनिशिएटिव था, कैंपेन था, जो कि पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उनकी मन की बात जो वो एक तरीके से एफएम में आकर बोलते हैं देश को। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर 4 अगस्त को क्या आया था? 4 अगस्त को आया था नशे से आजादी महोत्सव। तो यहाँ पे ऐसे जो आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है अभी, उसके तहत बहुत सारे आपको क्या मिल रहे हैं, प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मिनिस्टर कौन है? दैट इज जी किशन रेड्डी। ये जी किशन रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपके लिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं। और गूगल की हेल्प से, अब गूगल, यहाँ पे अब मैं गूगल की बात क्यों कर रहा हूँ, गूगल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1998 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे पर्टिकुलरली सीईओ, वो क्या है, इंडियन है, दैट इज सुंदर पिचाई। और आप मुझे अब ये बताइए, मैं आपको एक नाम बता देता हूँ कि गूगल के फाउंडर कौन है, दूसरा नाम आप मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको लैरी पेज बता दिया है। अब दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्होंने गूगल को स्टैब्लिश किया था, गूगल को फाउंड किया था, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे देखते हैं और कितने बच्चे पूरा देखते हैं और कितने बच्चे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इंडिया की उड़ान, तो इससे रिलेटेड और 2-3 कैंपेन है जो कि लॉन्च होते रहेंगे आगे। 15 अगस्त जब तक नहीं आता है, ऐसे आपको कई सारे जो महोत्सव हैं, जो कि इंडिया के जो अमृत का, आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम, उसके तहत ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। अब इसका जो थीम है, वो थीम क्या है? थीम है यहाँ पे आपकी द अनवेवरिंग अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड इट्स अचीवमेंट इन पास्ट 75 ईयर्स। 75 सालों में, 75 ईयर्स में अभी तक इंडिया ने क्या क्या पाया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट्स है, वो सब को दिखाया जाएगा एक डिस्प्ले के तौर पर। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया की उड़ान एक कैंपेन है, लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये ग्लिम्स है हमारी बीपीडिया का। बीपीडिया को आप लोग डाउनलोड करोगे, बीपीडिया आपको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में देखने को मिल जाएगी। बीपीडिया आपको डेली, वीकली और मंथली तीनों माध्यम में फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्टूडेंट के लिए आपको मिल जाएगी, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं से किसी और करंट अफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा ये सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है।
जिसमें आपको हिंदी में पढ़ना है आप हिंदी में पढ़िए, आपको इंग्लिश में पढ़ना है आप इंग्लिश में पढ़े, जैसे भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम अपनी बीपीडिया को बनाते हैं। दिस इज द ग्लिम्स ऑफ बीपीडिया, जहां से आप देख सकते हो कि किस प्रकार की बीपीडिया दिखती है। आज ही आई एग्जाम बी की वेबसाइट में जाए, सर्च करें आई एग्जाम बी बीपीडिया, वहां पे आपको बीपीडिया डेली, वीकली और मंथली का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा सुटेबल लगता है, आप डेली पढ़ सकते हो तो आप डेली पढ़िए, वीकली पढ़ सकते हो तो वीकली पढ़िए, मंथली पढ़ सकना चाहते हो तो मंथली पढ़िए, जैसे आपको आपको कंफर्टेबल आपको लगे। हिंदी में पढ़ना चाहते हो आप हिंदी में पढ़िए, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो एक बड़े चलो एक मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कैंपेन है, इसको लॉन्च करा गया अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। ये मैं आपको बता रहा था अभी कि बहुत सारी चीजें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्या हो रही है, यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। तो बड़े चलो मूवमेंट, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये किस चीज के लिए है, बेसिकली ये है यूथ के लिए, यंग पीपल के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक नेशनल लेवल में 10 लोकेशंस पे इसको शुरू करा जाएगा। जैसे कि आपका लाल चौक श्रीनगर हो गया, एस्ले हॉल देहरादून में, अक्षदीप मार्केट ईटानगर में, सेंट्रल मॉल पटना में, ठीक है, तेलीबंदा तालाब इन रायपुर, सीएमआर मॉल इन विशाखापट्टनम, गौरव टावर इन जयपुर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, अल्फा वन मॉल इन अहमदाबाद एंड केशव वाटिका इन कानपुर। ये 10 प्लेसेस हैं जहां पर ये प्रोग्राम चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इंडियन आइडल के विनर, ठीक है, पवनदीप राजन, वो भी एक गाना गाएंगे जो कि है हमारा यूथ एंथम, ठीक है, उस यूथ एंथम को वो गाना गाएंगे और उसको शो करा जाएगा इन 10 लोकेशंस पे, ताकि यूथ को यहाँ पे क्या कर सके हम लोग, पर्टिकुलरली उनको ये बता सके कि आपका जो योगदान है देश के डेवलपमेंट में वो कितना है। तो यहाँ पे उस चीज को शो करने के लिए, टू टेक द यंग पीपल इन द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, इसीलिए ये प्रोग्राम को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे लॉन्च करा जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ पे क्या थे, न्यूज में थे। बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल ने एक सबसे अच्छा काम किया है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि जो बैन लगाया है वो लगाया है कि इस पे नॉन वुवन प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कैरी बैग्स में एक तरीके से इन्होंने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। कब? जनवरी 1 2023 में। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश 25 जन 1971 में बना था। और इसके जो अभी करंट में सीएम है दैट इज जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी से है। दूसरी चीज, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल आपको यहाँ पे दो देखने को मिल जाएगी, दैट इज शिमला, और दूसरी है आपकी धर्मशाला। ठीक है, जो शिमला है ये आपकी समर कैपिटल है, और ये जो धर्मशाला है ये विंटर कैपिटल है। यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है, एग्जाम्स में कई बार आती है। तो हिमाचल से रिलेटेड ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है हरियाणा। हरियाणा ने क्या करा है, एक चिराग स्कीम लॉन्च करी है। इस चिराग स्कीम के अंतर्गत होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वो पेरेंट्स जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 1.8 लाख से भी कम है, ठीक है, तो उनके बच्चे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अब ये बात मैं किनकी कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स की, और कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट जो पहले से ही पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए ये लागू नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी और आपको पैसा दे देगी पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका 2nd से 5th तक पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर वो अपना एनरोल कराते हैं कहाँ पर, प्राइवेट स्कूल में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो उनको 700 रुपीज क्या दी जाएगी, एक तरीके से पैसा दिया जाएगा उनके अकाउंट में, ताकि वो अपनी फीस को दे सके। दूसरा आएगा यहाँ पे 6th to 8th, जो भी हमारे क्या है बच्चे हैं यहाँ पे 6th to 8th वाले, उनको 900 रुपीज मिलेंगे। और यहाँ पे आप 9th to 12th देख रहोगे अगर, तो उनको 1100 रुपए मिलेंगे सरकार के द्वारा। और सरकार इनको बोलेगी कि आपका जो भी खर्चा होता है आप इसे यहाँ से पे कर सकते हो, या फिर आपके जो भी एक्स्ट्रा मिसलिनियस खर्चे आते हैं वो आप इनसे पे कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सब्सिडी दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। हरियाणा के सीएम कौन है, दैट इज मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, यहाँ पे इनके गवर्नर कौन है, दैट इज भंडारू भंडारू दत्तात्रेय। ओके, तो ये मैंने आपको हरियाणा से रिलेटेड चीजें बता दी हैं। ओके, अगर हम लोग बात चले आगे, टेक्नोलॉजी इन न्यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी अभी आज की डेट में न्यूज में है, तो आजादी सेट। आजादी सेट क्यों बोल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हम आजादी हुए थे। और आज की डेट में क्या है, 15 अगस्त 2022, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 75 साल होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आज की तारीख में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 750 स्कूल स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स थी बेसिकली, जिसमें पूरे देश के 75 स्कूल्स थे।
इन 75 स्कूल से रिलेटेड 70-50 गर्ल्स ने क्या बनाया, एक माइक्रो सैटेलाइट बनाई। और इस माइक्रो सैटेलाइट को 7 तारीख को, 7 अगस्त को कहाँ भेजा गया, सैटेलाइट को कहाँ भेजा गया, स्पेस में भेजा गया। तो यहाँ पे जो 8 kg की सैटेलाइट थी, ये पर्टिकुलरली कितने केजी की थी, 8 kg की थी। इसको लॉन्च करा है किसके द्वारा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे हम बोलते हैं SSLV। और इसे कहाँ से लॉन्च किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसको फाउंड किसने किया था, दैट इज विक्रम साराभाई। और ये जो विक्रम साराभाई है ना, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ स्पेस मिशन, फादर ऑफ स्पेस। जितना भी स्पेस रिलेटेड काम हुआ है ना भारत में, तो वो इनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ स्पेस मिशन इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो SSLV है, इसने 8 kg के सैटेलाइट, एक यहाँ पे 135 kg के सैटेलाइट एक और है भारत की, इसरो की है, उसे भी इसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV, ठीक है। और यहाँ पे एक और आ गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। देखिए, जो सैटेलाइट पोल्स के चक्कर लगाती है, नॉर्थ एंड साउथ के, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको इससे लॉन्च करते हैं। और जो सैटेलाइट इक्वेटर के चक्कर लगाती है, तो उसे हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि वो सैटेलाइट इससे लॉन्च होती है, ठीक है। आगे देखिए, न्यू वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे जगदीप धनकर अभी तक बने नहीं है, अब बनेंगे, ये ऐसी बात नहीं है। 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त को ये लोग ये क्या लेंगे, पद एवं गोपनीयता की शपथ खाएंगे, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये क्या बनने वाले हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति भारत के ये बनने वाले हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलरली दिस लाइन इज नॉट फॉर दिस न्यूज। तो यहाँ पे मैं आपको और चीजें भी बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भारत के बने थे, दैट इज 1952 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, वो 5 years के लिए इलेक्ट होता है। और ये जो 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि ये कितने भी बार इलेक्ट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट की तरह नहीं है कि 2 बार इलेक्ट हुआ उसके बाद आप नहीं हो सकते, ये पर्टिकुलरली कितने भी टाइम के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके आर्टिकल की। आर्टिकल 66 बताता है हमको, द स्टेट क्या करता है हमको, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ये बताते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके जो इलेक्ट करेंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज के होंगे। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे, द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की तरह हम एमएलए को नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगे, बोथ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के ही मेंबर्स किसको चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये एक और मैंने इमेज लगाई है, स्क्रीनशॉट है हमारी बीपीडीए का, जिससे आप देख सको कि हम लोग कितना एक तरीके से डीप में हम इस चीज को लॉन्च करते हैं। हम एक चीज को क्या करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं, ताकि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाए वो यहाँ से छूटे ना। आप हर चीज के बारे में एक तरीके से डीपली यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीडीए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जाकर उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा है इंडिया ने, काला अजहर को 2023 तक टारगेट लिया है कि हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, यहाँ पे टारगेट एक सेट किया है अपना, कि काला अजहर जो एक बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है, उसको क्या करा जाएगा, 2023 तक भारत से पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और इस टारगेट में भारत का साथ कौन देगा, दैट इज WHO, ठीक है। और WHO ने भी क्या बोला है कि यहाँ पे 2030 तक हम भी इस चीज को सोच रहे हैं कि भारत के साथ मिलकर हम इस चीज को क्या करना चाहेंगे, खत्म करना चाहेंगे। ये जो काला अजहर होता है ना, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सैंड फ्लाइज के काटने से इसका जो पैरासाइट होता है लेसमेनिया, ये क्या करता है, पर्टिकुलरली ट्रांसमिट होता है जब सैंड फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं वो काट लेती हैं एक से दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। ये पैरासाइट पैरासाइट होता है, यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको जो भी ट्रॉपिकल एरियाज में, जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन है, उस रीजन में आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे ये जो पर्टिकुलरली लोग हैं, ये जो पर्टिकुलरली बीमारी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज आज की डेट में इससे इफेक्टेड है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है दैट इज लाइसेमेनियासिस, क्योंकि ये जो लाइसेमेनिया है इसके द्वारा ही ये फैलता है। तो WHO के बारे में, WHO की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज टेड्रोस एडनाहोम गैब्रियसिस, ठीक है। ये इसके वर्तमान में DG हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं।
तो गाइज ये था हमारा 6, 7, 8 ऑफ अगस्त का सिनेरियो, यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको समरी बताई पूरा का पूरा रिलेटेड था 6, 7, 8 ऑफ अगस्त से। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।